नमस्कार, मेरा नाम उमा आडिल है। मैं डॉक्टर खूबचंद बघेल महाविद्यालय भिलाई 3 में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम यहाँ पर BA पार्ट 3 के पेपर नंबर 2 के यूनिट 4 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक तथ्य संकलन या कलेक्शन ऑफ डेटा, इस विषय पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि अनुसंधान जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो अधिकांश जो विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान हो या भौतिक विज्ञान हो, सभी का केंद्रीय विषय वस्तु होता है। विशेष तौर से अगर हम देखें तो सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान या शोध जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो पूरे विषय का आधार स्तंभ के रूप में कार्य करता है। और सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से ही हम समाज के विभिन्न जो तत्व हैं, जो मूलभूत बातें हैं, उसको बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं। साथ ही हमारे आसपास होने वाले सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समस्याओं के विषय में बहुत विस्तार से अध्ययन करके उसके समाधान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अनुसंधान जो है समाजशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया में जानकारी या सूचनाओं का एकत्रीकरण जो कि तथ्य संकलन कहलाता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। या ये कहें कि तथ्य संकलन समाजशास्त्र में या सामाजिक शोध में एक आधारभूत तत्व है। और इन तथ्यों को जो हमारे अनुसंधान से जुड़े हुए रहते हैं, जहाँ हमारे अनुसंधान की मूलभूत बातें हैं, उसके संकलन को हम एक विशेष प्रविधि के द्वारा या निर्धारित जो प्रविधियां हैं उसके माध्यम से करते हैं। तो यह तथ्य संकलन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है समाजशास्त्र में। हम आज इस विषय पर पूरा उसके सभी जो बिंदु है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तथ्य संकलन इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि इसको हम एक उदाहरण से समझने के प्रयास करते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे आसपास जब हम किसी मकान का निर्माण करते हैं, कोई घर बनाते हैं, उस समय हम जब सामग्री जो उसमें जो लगता है, जो उसका रॉ मटेरियल होता है, उसका जब हम उन सारी चीज़ों को सबसे पहले इकट्ठा करते हैं, जैसे सीमेंट, रेत, बजरी, पत्थर, चूना, जितनी भी चीज़ें रहती है आवश्यक, उसको हम कलेक्शन पहले कर लेते हैं। और इसको जब हम लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अच्छी क्वालिटी का, अच्छे मटेरियल का चुनाव करते हैं ताकि हमारा घर जो है मजबूत बने। वैसे ही अनुसंधान में जो तथ्य होते हैं उनका स्थान होता है। अनुसंधान कार्य की सफलता सिर्फ इन तथ्यों के संकलन पर निर्भर करता है। मतलब ये हमारे अनुसंधान निर्माण में वैसे ही कार्य करता है जैसे भवन निर्माण में रॉ मटेरियल कार्य करते हैं। हम जितना अच्छा मटेरियल लेंगे उतना अच्छा हमारा मकान बनेगा। वैसे ही हम जितने अच्छी तरीके से तथ्यों का संकलन करेंगे वैसे ही उतना अच्छा हमारा अनुसंधान या शोध होगा। अब अनुसंधान में तथ्य संकलन की एक निश्चित और निर्धारित प्रक्रिया होती है। अनुसंधानकर्ता जो है जब तथ्यों का संकलन करते हैं तो किसी भी काम चलाऊ विधि से नहीं करते हैं। जो हमारे समाजशास्त्र में निर्धारित उपकरण हैं, निर्धारित प्रविधियां हैं, उसी के आधार पर उन्हीं प्रक्रियाओं को, उन्हीं मापदंडों का पालन करते हुए तथ्यों का संकलन बहुत बारीकी से, गहराई से और सतर्कता पूर्वक करते हैं। या जब हम देखते हैं, हम अनुसंधान करने जाते हैं तो हम तथ्यों की प्रकृति को भी देखते हैं। तथ्य जो है हमें कुछ गुणात्मक प्राप्त होते हैं और कुछ संख्यात्मक प्राप्त होते हैं। तो इन सारे तथ्यों के बारे में हमें मूलभूत जानकारी भी होना चाहिए। और जब हमें जानकारी होता है तो हम उन्हीं सामाजिक घटनाओं से, सामाजिक समस्याओं से संबंधित मूलभूत बातों को या तथ्यों को हम एकत्रित कर पाते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक तथ्य जो है सामाजिक अनुसंधान से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें, जानकारी, सूचनाएं होती हैं जिसके आधार पर हम अपने शोध का निर्माण करते हैं। इसको एक और उदाहरण से देख सकते हैं। जैसे हम समाजशास्त्र में हमारे आसपास के परिवेश में किसी सामाजिक घटना के बारे में अनुसंधान करना चाहते हैं। जैसे हम बाल अपराध या युवाओं में बढ़ती हुई नशावृत्ति के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अनुसंधान करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले किस क्षेत्र में ये समस्या बहुत अधिक व्याप्त है उसकी जानकारी प्राप्त करनी होती है। और साथ ही उन क्षेत्रों की भी जानकारी प्राप्त करते हैं जिसमें ये समस्या तुलनात्मक रूप से कम पाया जाता है।
फिर दोनों क्षेत्रों में हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। दोनों क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि का हम तुलनात्मक रूप से गहन ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद उन क्षेत्रों में जो उन युवाओं या उन बच्चों की जो पारिवारिक स्थिति है, उनकी परिवार की संरचना, उनकी समाजीकरण की प्रक्रिया, उनके रहन सहन के स्तर, इसके अलावा उस क्षेत्र विशेष में शिक्षा का प्रचार प्रसार आदि सभी के बारे में बहुत गहनता से, बहुत गहराई से हम अध्ययन करते हैं और उसके बाद तुलनात्मक रूप से सारी जानकारी को हम इकट्ठा कर लेते हैं और उसी के आधार पर हम अपने अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि तथ्यों का संकलन सामाजिक अनुसंधान के लिए, शोध के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसका हमें बहुत सावधानी से और सतर्कता से चुनाव करना चाहिए, संकलन करना चाहिए, तब हम अपने अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम तथ्य संकलन का जो अर्थ है उसको और बारीकी से समझते हैं। जब हम अनुसंधान क्षेत्र में जाते हैं या किसी सामाजिक समस्या के क्षेत्र में जाते हैं तो हमें वहाँ पर समस्या से संबंधित जो सूचना आता है उससे हमें अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से जानना जरूरी है कि हम सभी सूचनाओं को, सभी जानकारियों को, सभी आंकड़ों को हम तथ्य नहीं कह सकते। हम उन्हीं मूलभूत तत्व जो होते हैं उनको तथ्य कहेंगे जो हमारे लिए अवलोकन योग्य हो, जिसे हम देख सकें और साथ ही जिनको हम लिखित रूप में रख सकें। मतलब तथ्य जो होते हैं बहुत ही प्रमाणिक तत्व होते हैं उस घटना से संबंधित, उस अनुसंधान से संबंधित। तो तथ्य जो हैं एक विशेष तत्व होते हैं जो हमारे अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए सहायक होते हैं और इन तथ्यों का संकलन भी हम एक निश्चित प्रविधि के माध्यम से करते हैं। इसके बाद हम इसके परिभाषा को अगर देखें तो अमेरिकन कॉलेज डिक्शनरी में परिभाषा दी गई है कि जो घटना वास्तव में घटित हुई है या जो घटा है उसे ही तथ्य कहा जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये होता है कि हम घटना स्थल में या सामाजिक समस्या के क्षेत्र में जो उस घटना से या उस समस्या से संबंधित जो मूलभूत बातें हैं, जो जानकारी है, जो आंकड़े हैं, उसे ही तथ्य की श्रेणी में रखेंगे। और ये जो तथ्य का संग्रह है, संकलन है, वो सभी विज्ञानों के लिए ही महत्वपूर्ण होता है। सभी विज्ञानों में अनुसंधान कार्य के लिए तथ्य संकलन का तथ्यों का संकलन बहुत जागरूक रहकर, सचेत रहकर, सावधानी पूर्वक किया जाता है ताकि हम घटना से संबंधित तथ्यों का ही संकलन करें और इन्हीं तथ्यों के आधार पर अनुसंधान कार्य आगे बढ़ता है। इसी के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, सिद्धांतों का निर्माण होता है और उसके बाद सामान्यीकरण, अन्य प्रक्रियाएं जो है अनुसंधान से संबंधित वो सभी किया जाता है। और एक विशेष बात हमें यह ध्यान रखने के लिए यहाँ पर आवश्यक है कि भौतिक विज्ञानों में तो हम सिर्फ संख्यात्मक या अन्य जो भौतिक जो तत्व होते हैं उनको तथ्य कहते हैं, जबकि हमारे सामाजिक विज्ञान में, विशेषकर हम समाजशास्त्र में देखें तो कुछ अमूर्त जो विचार, मनोवृत्तियां, विश्वास, प्रवृत्तियां होती है उसे भी हम तथ्यों की श्रेणी में रखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो हम घटना स्थल से या फील्ड से जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं, चाहे वो प्राथमिक स्तर पर हो या द्वितीयक जो सामग्री हो या द्वितीयक स्तर पर हो, उसे हम तथ्य कहेंगे। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि तथ्यों के प्रकार कितने प्रकार के। अब हम तथ्यों के प्रकार को विस्तार पूर्वक देखते हैं। जब हम सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में जाते हैं तो हमें वहाँ पर अनेक प्रकार के तथ्य प्राप्त होते हैं। कुछ गुणात्मक प्रकृति के होते हैं, कुछ परिमाणात्मक प्रकृति के होते हैं। विषय के आवश्यकता के अनुसार हम अपने तथ्यों का चुनाव करते हैं। अगर हम तथ्य के प्रमुख प्रकारों को देखें तो हमारे तथ्य जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है प्राथमिक तथ्य और दूसरा द्वितीयक तथ्य। प्राथमिक तथ्य वो तथ्य होते हैं जिसे अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के क्षेत्र में जाकर स्वयं अनेक प्रकार की प्रविधियों का उपयोग करके प्राप्त करता है। सामाजिक अनुसंधान में
तथ्य संकलन की अनेक विधियां या प्रविधियां प्रचलित हैं, उनमें से किसी का भी वो उपयोग कर सकते हैं। ये प्रविधियां हम जानते ही हैं, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची आदि होती है, जिसका वो उपयोग करते हैं और अपने अनुसंधान क्षेत्र से सामग्री प्राप्त करते हैं, स्वयं जाकर या अपने सहायकों के माध्यम से जाकर जब प्राप्त करते हैं तो इसे हम प्राथमिक तथ्य कहते हैं। इसके अलावा हमारे अध्ययन के प्रकृति के आधार पर कभी कभी जो घटनाएं घटित हो चुकी होती हैं या जो घटनाएं घटित हो रही हैं उस पर भी पहले से कुछ सामग्री उपलब्ध होता है, जो प्रमाणिक होता है। वो किसी प्रकार के रिपोर्ट्स, प्रतिवेदन या डॉक्यूमेंट्स के तौर पर होता है, प्रमाणिक डॉक्यूमेंट्स के तौर पर, तो उसको भी हम अपने अनुसंधान में उपयोग करते हैं। तो ऐसे तथ्यों को जिसको हम किसी और स्रोत से प्राप्त करें, स्वयं जाकर अनुसंधान के क्षेत्र से प्राप्त नहीं किए हैं, ऐसे तथ्यों को हम द्वितीयक तथ्य कहते हैं। अब इन तथ्यों के बारे में हम और एक एक करके विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। अब हम जो तथ्यों के प्रकार है उसमें सबसे पहला जो प्राथमिक तथ्य हैं, प्राइमरी डेटा, उसके बारे में हम देखते हैं कि ये वे डेटा होते हैं, वे तथ्य होते हैं जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं या फिर अपने सहायकों के माध्यम से फील्ड में जाते हैं और उसको कलेक्ट करते हैं। इसको परिभाषित करते हुए प्रसिद्ध समाजशास्त्री मिसेस पी.वी. यंग ने कहा कि वे आंकड़े या सूचनाएं जो पहली बार संकलित किए जाते हैं या और जिसका संकलन स्वयं अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया जाता है, तो ऐसे तथ्यों को हम प्राथमिक तथ्य कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्राथमिक तथ्य वे तथ्य होते हैं जिसे हम अपने अनुसंधान विषय की प्रकृति के अनुसार अपने समस्या क्षेत्र से या अपने जो अनुसंधान का क्षेत्र है वहां पर या जिस घटना का हम अध्ययन कर रहे हैं उस क्षेत्र से संबंधित फील्ड में जाकर हम वहां पर स्वयं अपने आवश्यकता के अनुसार उसको कलेक्ट करते हैं। और इसके लिए हम समाजशास्त्र में प्रचलित अनेक प्रविधियों का जो स्टैंडर्ड प्रविधियां हैं उसका हम उपयोग करते हैं, जैसे प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची या अवलोकन। जैसे जैसे हमारे अनुसंधान की प्रकृति होती है वैसे वैसे हम किसी एक प्रविधि या एक से अनेक प्रविधियों का चुनाव कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्राथमिक तथ्य जो है वहां पर हमें फील्ड में प्राप्त होने वाले तथ्य हैं जो अपनी प्रकृति के आधार पर इसे हम प्राइमरी डेटा, फील्ड डेटा या फर्स्ट हैंड डेटा के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे अनुसंधान के लिए बहुत उपयोगी होते हैं और यहाँ तक ये बहुत अधिक हमारे अनुसंधान के लिए महत्व रखते हैं क्योंकि इसका संकलन एक तो स्वयं अनुसंधानकर्ता स्वयं फील्ड में जाकर करते हैं, उसके अलावा ये क्योंकि हमें फील्ड से या घटना स्थल से प्राप्त हुआ है इसलिए ये नए भी होते हैं, मौलिक भी होते हैं क्योंकि हम स्वयं जाकर और पहली बार वहां जाकर इसको कलेक्ट करते हैं, विश्वसनीय भी होते हैं और प्रमाणिक भी होते हैं क्योंकि इसका जो कलेक्शन है उसका संकलन है हम स्वयं करते हैं। इसलिए इसमें किसी प्रकार से हम दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। हमें जो घटना स्थल से प्राप्त दिखाई देता है या अवलोकन के योग्य जो होता है उसको हम स्वयं कलेक्ट करते हैं, इसलिए यह अधिक विश्वसनीय और प्रमाणिक तथ्य होते हैं। इसके अलावा इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे हमारा अनुसंधान का विषय है कोई सूखा प्रभावित क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, उस क्षेत्र के विषय में हम गहन अनुसंधान करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए सबसे पहले उस सूखा प्रभावित क्षेत्र में जाएंगे। वहाँ पर कितने जो किसान हैं सूखा से प्रभावित है इसका अध्ययन करेंगे, उस क्षेत्र का विस्तार से अध्ययन करेंगे, उस क्षेत्र की कृषि प्रणाली का अध्ययन करेंगे, वहाँ पर कौन सी फसलें उगाई जाती है, फसल चक्र अपनाया जाता है कि नहीं अपनाया जाता है, कितने जो एरिया है वो सिंचित है, कितना क्षेत्र असिंचित है, वर्षा की स्थिति क्या है, क्या वे नवीन कृषि प्रणाली का उपयोग करते हैं, उनकी खाद और बीज कैसे रहते हैं, उर्वरक वो कौन सा उपयोग करते हैं, और उसके बाद उनको लागत कितना आता है कृषि करने में, और उसके बाद उनके कितने क्षेत्र जो असिंचित रह गए हैं और कितना उनको लागत के तुलना में नुकसान हुआ है। ये सारी चीजों का हम बहुत गहन और विस्तार से स्वयं फील्ड में जाकर जब अध्ययन करेंगे और इन सारी जानकारियों को इकट्ठा करेंगे सूखा प्रभावित क्षेत्र से, तो ये हमारे प्राथमिक तथ्य कहलाएंगे या प्राइमरी डेटा कहलाएंगे। तो इसी तरीके से किसी भी अनुसंधान कार्य में जो प्राइमरी डेटा है बहुत ही उपयोगी होते हैं। अब हम नेक्स्ट इसके दूसरे प्रकार जो है सेकेंडरी डेटा को देखते हैं। अब हम जो तथ्य संकलन के जो दूसरा प्रकार है
द्वितीयक तथ्य, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तथ्य संकलन के तथ्य संकलन का जो दूसरा जो प्रकार है द्वितीयक तथ्य, वे तथ्य होते हैं जो प्राइमरी तथ्य से या प्राथमिक तथ्य से जो है अलग होते हैं। प्राथमिक जो तथ्य है उसको हमने देखा कि वो अनुसंधान करता है या हम जो है स्वयं जाकर फील्ड से या क्षेत्र से प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत द्वितीयक तथ्य वे तथ्य होते हैं जिसको हमें फील्ड में जाकर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये किसी और अनुसंधानकर्ता के द्वारा अपने फील्ड कार्य के लिए उपयोग किया जा चुका होता है या उसके माध्यम से कलेक्ट किया जा गया वाला तथ्य होता है। तो ऐसे तथ्य जो प्रामाणिक हो उनको हम अपने अनुसंधान में जो उपयोग करते हैं तो वो द्वितीयक तथ्य कहलाते हैं। इसको परिभाषित करते हुए मिसेस पीवी ने कहा कि द्वितीयक तथ्य वे तथ्य होते हैं जिन्हें मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त करने के बाद उपयोग किया गया हो तथा इसका प्रसारण अधिकारी जो है प्रथम बार संकलित करने वाले व्यक्ति से या अधिकारी से या अनुसंधानकर्ता से भिन्न हो। तो इसका अर्थ यह होता है कि जो पहले उस विषय पर अनुसंधान करने वाले जो रिसर्चर हैं या अनुसंधान करते हैं उन्होंने अपने रिसर्च में उस तथ्य का उपयोग किया है और हम अपने विषय की प्रकृति के अनुसार अब हम उसको अपने अनुसंधान में उसका उपयोग कर रहे हैं। इसके अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि जो सरकारी जो संस्थाएं हैं उनके रिपोर्ट्स, प्रतिवेदन या गैर सरकारी क्षेत्र से कोई प्रमाणिक संस्था के द्वारा उनके अपने प्रतिवेदन रिपोर्ट्स होते हैं। इसके अलावा कई पत्र, डायरियां, रिपोर्ट्स, गजेटियर, जनगणना रिपोर्ट आदि जो हैं जो प्रमाणिक होते हैं, ऐसे डेटास का जब हम उपयोग अपने अनुसंधान के लिए करते हैं तो उसे हम द्वितीयक तथ्य कहते हैं। द्वितीयक तथ्य की भी अपनी अनेक विशेषताएं होती हैं। इसके माध्यम से जब हम कार्य करते हैं तो सबसे पहली बात, एक तो हमारे समय का बचत होता है और हमें प्रमाणिक सामग्री मिल जाती है। साथ ही ये पहले से उपलब्ध होते हैं, इस पर हमें बहुत अधिक और समय और धन और श्रम खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। इसके अनेक स्रोत होते हैं, जैसे कि हमने भी चर्चा किया, अनेक प्रकार की पत्र पत्रिकाओं को हम ले सकते हैं और अनेक जो प्रामाणिक जो संस्थाएं हैं, ये विश्व स्तरीय संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनके अपने प्रतिवेदन होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं। इसके अलावा डायरी, पत्र और भी ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, किसी संस्था के दस्तावेज हैं, उन सबको हम द्वितीयक स्रोत के रूप में उपयोग में लाते हैं। इसीलिए ये प्रमाणिक भी होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। जैसे हम एक और उदाहरण को लें तो जैसे हम किसी अनुसंधान को कर रहे हैं जिसमें हमें विगत 2011 के जनगणना रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ रही है किसी हमारे एक विषय की तुलना के लिए, तो हम अगर जनगणना रिपोर्ट का उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए द्वितीयक तथ्य होते हैं, सेकेंडरी डेटा होता है जिसे हम अपने अनुसंधान में उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से द्वितीयक जो तथ्य होते हैं वो भी हमारे अनुसंधान के लिए बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। अब इसके बाद अब हम जो प्राथमिक तथ्य हैं और द्वितीयक तथ्य हैं, इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है इसको हम देखते हैं। इसको हम पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहले अंतर अगर हम देखें तो प्राथमिक तथ्य जो होते हैं अधिक मौलिक होते हैं, क्योंकि इसको प्रथम बार जब घटना स्थल है, ये फील्ड है, उसमें जाकर हम स्वयं संकलित करते हैं, जबकि द्वितीयक तथ्य जो है पहले से उपलब्ध सामग्री होते हैं। दूसरा अंतर जो है ये अधिक विश्वसनीय होते हैं प्राथमिक तथ्य, क्योंकि अपने अनुसंधान की प्रकृति के आधार पर, अपने हाइपोथेसिस के आधार पर या अपने अनुसंधान से संबंधित जो भी तथ्य है उसकी हम बारीकी से स्वयं जाकर तथ्यों का संग्रहण करते हैं, इसलिए ये हमारे स्वयं के द्वारा किया हुआ कार्य है, अधिक विश्वसनीय होता है। वहीं हम देखें तो द्वितीयक तथ्य जो होते हैं वो भी अगर हम प्रमाणिक स्रोत से लेकर उसका उपयोग करें तो वो भी उतने ही विश्वसनीय होते हैं, बस हमें उसके सोर्स जो है वो प्रमाणिक होना चाहिए, तभी हमें उसका उपयोग करना चाहिए। फिर तीसरा जो है ये प्रामाणिक होते हैं क्योंकि इस पर हमने स्वयं कार्य किया है, किसी प्रकार से इसमें जो पूर्वानुमान या काल्पनिक जो बातें हैं उसको हमने सम्मिलित नहीं किया है, हम स्वयं फील्ड में गए हैं, स्वयं क्षेत्र में गए हैं और अपने अनुसंधान से संबंधित जो बातें हैं, जो सामग्री है उसका संकलन स्वयं अनुसंधानकर्ता या रिसर्चर के द्वारा किया जाता है, इसलिए प्रामाणिक होता है। और इसके विषय में भी हमने अभी आपको बताया कि अगर हम इसको प्रमाणिक स्रोतों से लेते हैं तो ये भी प्रमाणिक होते हैं।
इसके चौथे अंतर को हम देखें तो इसका जो संकलन है प्राथमिक तथ्यों का, उसका क्षेत्रीय आधार पर संकलन करता स्वयं जाकर करता है, अतः यह अधिक नवीन होता है। मतलब अनुसंधान विषय से संबंधित पहला ही तथ्य होता है, उसके पहले उस पर और किसी ने कार्य नहीं किया हुआ होता है। जबकि द्वितीय तथ्य जो होते हैं उस पर पहले से किसी रिसर्चर ने, अनुसंधानकर्ता ने या शोधकर्ता ने कार्य किया होता है, तो ये इसके तुलना में कुछ पुराने तथ्य होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखें तो इसका जो संकलन है क्षेत्र में जाकर जो अनुसंधान करता है प्रथम बार स्वयं करते हैं, और उसके अलावा अपने स्वयं के निर्देशन में करते हैं। स्वयं उन घटनाओं के जो संबंधित बातें हैं उसको निर्देशित करते हैं कि हमें किन बातों को, किन तथ्यों को, किन जानकारियों को प्राप्त करना है, किसे छोड़ना है, किसे जोड़ना है हमारे अनुसंधान के लिए। तो ये अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं निर्देशित होता है। इसके तुलना में अगर हम देखें द्वितीयक तथ्य को, तो इन दोनों में मूलभूत अंतर ये होता है कि द्वितीयक तथ्य का उपयोग जो किसी रिसर्चर ने पहले किया होता है अपने अनुसंधान में, उसके अलावा अनेक रिसर्चर जो होते हैं या कई अनुसंधानकर्ता होते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार उन द्वितीय तथ्यों को अपने अनुसंधान में उपयोग में लाते हैं। इस तरीके से इनका उपयोग कई बार हो चुका होता है। तो ये इन प्राथमिक और द्वितीय तथ्य में मूलभूत अंतर है। इसके बाद हम इनके स्रोतों के बारे में देखते हैं। अब हम तथ्यों के स्रोत के विषय में देखते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। तथ्यों के स्रोत का जो चुनाव है उसका हमें बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सबसे पहली बात तो स्रोत का अर्थ हम समझ लेते हैं। स्रोत का अर्थ यह होता है कि हम अपनी जानकारी को किसके माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, उसका मूल जो ओरिजिन है या उसका उत्पत्ति कहाँ से हो रहा है हमारी जानकारी का, तो उस पॉइंट को या उस बिंदु को हम उसका स्रोत कहते हैं। तो स्रोतों के चुनाव में हमें विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हमने स्रोतों को गलत तरीके से चुनाव किया उसका, तो हमारी पूरी जो शोध है वो निरर्थक हो सकती है, ये गलत दिशा में जा सकती है। तो इसलिए हमें स्रोतों को चुनाव में बहुत सावधानी रखना चाहिए। स्रोतों स्रोतों के चुनाव में हमें एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं या रिसर्चर हैं, तो हमारा जो विषय वस्तु है पूरा मानव समाज है, मानव समूह में हमें अध्ययन करना पड़ता है अपने शोध के लिए। तो उस स्थिति में जब हम मानव समूह का अध्ययन करते हैं तो हम उसे बहुत अधिक नियंत्रित नहीं कर सकते प्राकृतिक घटनाओं की तरह। तो हमें उनसे जानकारी जो है अलग अलग तरीके से प्राप्त करना पड़ता है। हम मुख्य रूप से जानकारी को अनुसंधान के लिए 3 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि हम जाएं और अपने जो सूचनादाता है या जो घटना स्थल से संबंधित व्यक्ति हैं या जो घटना या समस्या से संबंधित जो भी जानकार व्यक्ति हैं, सूचनादाता हैं, उनसे स्वयं संपर्क करें, वार्तालाप करें, बातचीत करें और उनके विचारों को, मनोवृत्तियों को जानें। उसके बाद दूसरा जो तरीका है वो होता है कि हम उस घटना या संबंधित अनुसंधान क्षेत्र में जाएं और सूचनादाताओं से या किसी व्यक्ति से ना तो वार्तालाप करें, ना जानकारी उनसे बातचीत करके जानकारी ना लें, बल्कि हम वहां पर अवलोकन करें। मतलब हम स्वयं घटना या विषय को बारीकी से देखें, समझें और उसको हम रिपोर्ट बनाकर अपने लिए तैयार करें। या फिर तीसरा माध्यम ये हो सकता है कि जो घटना है या अनुसंधान का जो विषय है उसमें जो पहले से कोई सामग्री प्रकाशित है उसका हम उपयोग करें, चाहे वो कोई संस्था का प्रतिवेदन हो, कोई सरकारी रिपोर्ट हो, कोई गजेटियर का जो हमारे पास उपलब्ध सामग्री हो, इनमें से किसी का भी हम उपयोग करके अपने अनुसंधान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम मुख्य रूप से देखें तो हमारे पास जानकारी प्राप्त करने के 3 प्रमुख माध्यम हैं। इन माध्यमों को हम तथ्यों के स्रोतों के रूप में अगर हम विभाजित करें तो इन तीनों को हम 2 प्रमुख स्रोतों में विभाजित करते हैं। पहला है प्राथमिक स्रोत, दूसरा है द्वितीयक स्रोत। अब प्राथमिक स्रोत के बारे में हम विस्तार से अगर जानकारी प्राप्त करें तो हम देखते हैं कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जहां पर से हमें किसी घटना की या विषय की या समस्या के बारे में प्रथम बार जानकारी प्राप्त होती है। इसको प्रसिद्ध समाजशास्त्री मिसेस पीवी यंग ने परिभाषित किया है कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो प्राथमिक स्तर पर तथ्यों के संकलन में सहायक होते हैं। और आगे हम इस पर देखते हैं कि हम इन प्राथमिक स्रोतों को भी
दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राथमिक स्रोत का प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा है प्राथमिक स्रोत का अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत हम अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची आदि जो प्रविधियां हैं उसको हम उपयोग में ला सकते हैं। और अप्रत्यक्ष स्रोत वो होते हैं जिसमें हम प्रश्नावली की विधि का उपयोग करते हैं, रेडियो टेलीविजन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं या टेलीफोनिक साक्षात्कार को भी अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे प्राथमिक स्रोत के दो प्रमुख स्रोत हैं। अब इसके बाद हम इनके कुछ प्रमुख प्रविधियों को विस्तार से देखते हैं। अब हम तथ्य संकलन के जो प्राथमिक स्रोत हैं उन स्रोतों के जो जानकारी प्राप्त करने की प्रविधियां हैं उसके बारे में विस्तार से देखते हैं। अनेक प्रकार की जो समाजशास्त्र की प्रविधियां हैं जिसके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, इन प्रविधियों के अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं और गुण होते हैं। तो इनमें से कुछ प्रमुख प्रविधियों को हम देखते हैं जो है अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची और प्रश्नावली। सबसे पहले हम अवलोकन प्रविधि को हम देखें। अवलोकन जो है समाजशास्त्र में अनुसंधान में प्रयुक्त की जाने वाली बहुत ही सरल और सहज विधि है और ये साथ ही सभी विज्ञानों में प्रयुक्त की जाने वाली प्रविधि है जो बहुत प्राचीन समय से इसका उपयोग जो है अनुसंधान में किया जा रहा है। इसमें अवलोकन का अर्थ होता है ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण, परीक्षण, स्वयं देखना, अर्थात हम घटना स्थल पर या अपने अनुसंधान से संबंधित विषय क्षेत्र पर जाते हैं और स्वयं अपनी आंखों का उपयोग करके वहां पर होने वाली घटनाक्रम को जब हम देखते हैं तो यह प्रक्रिया अवलोकन कहलाता है। अवलोकन करने जब कोई अनुसंधान करता जाता है तो उसके अनेक प्रकार हैं अवलोकन का, जिसमें से किसी भी प्रकार का वो उपयोग कर सकते हैं। इसके प्रमुख प्रकारों को अगर हम देखें तो इनको मुख्य रूप से हम अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन तीन प्रमुख भागों में बांटते हैं। उसके बाद अनियंत्रित अवलोकन को पुनः हम सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, अर्धसहभागी अवलोकन में बांटते हैं। इसी प्रकार जो नियंत्रित अवलोकन है उसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला घटनाओं पर नियंत्रण और दूसरा जो है व्यक्तियों पर नियंत्रण। तो इन सभी अवलोकन की प्रमुख विधियों में से किसी भी विधि का प्रयोग करके हम घटना स्थल का अवलोकन कर सकते हैं, उनको बारीकी से देख सकते हैं, परख सकते हैं और उसके बाद अपने अनुसंधान से संबंधित जो रिपोर्ट है उसको बना सकते हैं। और इस तरीके से हम जो हमारे जो जानकारी का जो स्रोत है उसको हम अवलोकन के माध्यम से उसका पूरी तरीके से निरीक्षण परीक्षण कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा अगर हम देखें हमारी जानकारी प्राप्त करने का जो प्रविधि है वो है साक्षात्कार है। इसके माध्यम से साक्षात्कार के माध्यम से भी हम अपने प्राइमरी जो स्रोत होता है घटना का वहां से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात्कार जैसा कि हम जानते ही हैं दो व्यक्तियों के आमने सामने के वार्तालाप को हम साक्षात्कार कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति जो है प्रश्न करता होता है या अनुसंधान करता होता है और दूसरे जो होते हैं उत्तरदाता होते हैं। इसमें जो उत्तरदाता हैं उनके जो गुणात्मक तथ्य हैं उनके व्यक्तित्व का उसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनके मत, मनोवृत्ति, विचार, भावनाएं आदि की जानकारी हम साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात्कार भी अपने उद्देश्य के आधार पर जैसे जैसे हमारा अनुसंधान का विषय होता है, जैसे जैसे उसकी प्रकृति होती है उसके आधार पर अनेक प्रकार के जो साक्षात्कार होते हैं उनमें से किसी प्रकार का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे साक्षात्कार के प्रकारों को हम देखें तो ये प्रत्यक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष भी होता है। उत्तरदाता के आमने सामने जाकर जब वहाँ साक्षात्कार लेते हैं तो प्रत्यक्ष होता है, किसी और माध्यम से उसका इंटरव्यू हम लेते हैं तो अप्रत्यक्ष होता है। इसी प्रकार से जब साक्षात्कार के प्रश्नों को संरचित करके बनाकर ले जाते हैं तो संरचित, और अगर हम वहीं जाकर स्वयं प्रश्नों का निर्माण करते हैं और उत्तरदाता से उत्तर प्राप्त करते हैं तो वो असंरचित साक्षात्कार होता है। इसी प्रकार से हम देखें तो समस्या के विषय के अनुरूप निदानात्मक, उपचारात्मक या अनुसंधानात्मक साक्षात्कार का हम उपयोग कर सकते हैं। साथ ही अगर हम किसी एक व्यक्ति से साक्षात्कार लेना तो वो व्यक्तिगत साक्षात्कार कहलाता है, जबकि अनेक व्यक्तियों का एक साथ साक्षात्कार लेना सामूहिक साक्षात्कार का उदाहरण है। तो इन प्रकारों का उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो इसका एक और प्रकार है औपचारिक साक्षात्कार, अनौपचारिक साक्षात्कार। तो इनमें से किसी भी साक्षात्कार का हम अपने विषय के अनुरूप चुनाव कर सकते हैं और उनके माध्यम से अपने प्राथमिक स्रोत से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
उसके बाद हमारा अगला है अनुसूची। अनुसूची भी प्रश्नों की एक सूची होती है, हम जानते हैं, जिसमें हम अपने अनुसंधान से संबंधित समस्त प्रश्नों का पहले से निर्माण कर लेते हैं और उसको अपने घटना स्थल पर या अपने विषय से संबंधित विषय पर, क्षेत्र पर जाकर या अनुसंधान से संबंधित क्षेत्र पर जाकर जो उत्तरदाता है उनसे आमने सामने पूछकर उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करते हैं और उस अनुसूची या उस फॉर्म में हम उसको भरते चले जाते हैं। तो यह अनुसूची है जिसके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके भी अनेक प्रकार होते हैं, साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन अनुसूची, संस्था अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची या प्रलेख अनुसूची। इनमें से भी किसी भी अनुसूची का हम आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके अपने प्राथमिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है अगली विधि है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली बहुत ही सहज और सरल विधि है और जानकारी प्राप्त करने की बहुत ही सशक्त माध्यम है, जिसमें जब हमारी जो जनसंख्या हो काफी बड़ा हो, विस्तृत हो, एकदम विशाल स्तर पर हमें जानकारी प्राप्त करना हो और शिक्षित हो, तो ऐसे व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करने के लिए हम प्रश्नों की सूची निर्माण करते हैं, जिसे हम प्रश्नावली कहते हैं। फिर उस प्रश्नों की उस सूची को हम डाक के माध्यम से शिक्षित व्यक्तियों के पास भेज देते हैं और उसमें हम प्रश्नों का निर्माण पहले से कर दिए रहते हैं जो हमारे अनुसंधान से संबंधित होता है। उसको वो व्यक्ति पढ़ते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर वो स्वयं उसमें लिख कर भर कर देते हैं और पुनः वो डाक के माध्यम से हमारे पास आ जाता है, मतलब रिसर्चर के पास आ जाता है और उसके माध्यम से हमें उत्तरदाताओं का, सूचनादाताओं की जो जानकारी है प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से ये बहुत ही सहज सरल प्रविधि है जो बहुत कम समय में बहुत विशाल जनसंख्या के लिए उपयोग में होती है और इसके माध्यम से कम समय, कम श्रम और कम धन में हम बहुत अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अनुसूची भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है जानकारी प्राप्त करने का। इसके प्रकारों को अगर हम देखें तो प्रश्नावली जो है जानकारी प्राप्त करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। प्रश्नावली के प्रकारों को अगर हम देखें तो संरचित प्रश्नावली, असंरचित प्रश्नावली, ये इसके प्रमुख प्रकार हैं। इसके अलावा खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली होता है जिसमें कि सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। उसके अलावा किसी अगर विषय का कुछ जो संबंध है वो ज्यादा अगर विस्तृत हो तो चित्रमय प्रश्नावली का भी हम निर्माण कर सकते हैं। तथ्य संबंधी प्रश्नावली का निर्माण कर सकते हैं, मत और मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार के प्रश्नावली का उपयोग करके हम प्रश्नों की सूची तैयार करते हैं, उसको हम अपने उत्तरदाता के पास डाक के माध्यम से भेज देते हैं और उससे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये भी अपने प्राथमिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो इस प्रकार से हम हमारे प्राथमिक स्रोतों को हम देखते हैं, इन प्रविधियों के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्राथमिक स्रोतों के गुण और दोष क्या हैं। प्राथमिक स्रोतों के प्रमुख गुण दोषों को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम गुणों को देखते हैं। प्राथमिक स्रोतों के अध्ययन जब हम करते हैं तो उसके बहुत सारे गुण हमें सामने दिखाई देता है। सबसे पहला अगर हम देखें तो ये एक काफी लचीला होता है। इसमें हम अपनी आवश्यकता अनुसार, अनुसंधान की प्रकृति के अनुसार, अपने शोध के विषय के अनुसार प्रविधियों का चुनाव कर सकते हैं। कहीं अगर हमें जरूरत है तो किसी अनुसूची में किसी प्रश्नों को क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं। इस तरीके से यह एक लचीली विधि है। दूसरा, यथार्थ और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होता है प्राथमिक स्रोतों से, क्योंकि हम प्राथमिक स्रोतों तक अध्ययन करने के लिए स्वयं जाते हैं, मतलब अनुसंधान करते स्वयं जाता है और वहाँ पर सूचनादाताओं का नियंत्रण रखते हैं और अनुसंधानकर्ता के वहाँ पर स्वयं उपस्थित होने के कारण सूचनादाता भी गलत सूचना नहीं दे पाते हैं। तो इस तरीके से हम यथार्थ और विश्वसनीय जानकारी इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके और गुण को देखें तो व्यापक क्षेत्र में अध्ययन के लिए उपयुक्त है। प्राथमिक स्रोतों से जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो प्रश्नावली विधि के माध्यम से अगर हमारी जनसंख्या बहुत विशाल है और क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है तो प्रश्नावली विधि का उपयोग करके हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी प्राथमिक स्रोत का एक प्रमुख गुण है। आंतरिक एवं गुप्त सूचनाओं का संकलन इससे होता है क्योंकि हम वहाँ पर आमने सामने रहते हैं घटना स्थल पर और हम वहाँ से संबंधित जो अनेक प्रकार की जो आंतरिक पक्ष है या वहाँ पर की गुप्त सूचनाएं हैं उसको अपने ऑब्जर्वेशन में ले सकते हैं। हम उसको स्वयं वहाँ पर उपस्थित रहकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी इस विधि का एक गुण है। फिर प्राथमिक निष्कर्षों तक पहुँचना, इससे जो जानकारी हमें प्राप्त होती है प्राथमिक स्रोतों से, उसके माध्यम से हम कम प्राथमिक निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं।
और इसके एक और गुण को अगर हम देखें तो समय व धन का बचत होता है प्राथमिक स्रोतों में। तो यह भी एक इसका प्रमुख गुण है जिसके माध्यम से हम अपने अनुसंधान कार्य में तेजी ला सकते हैं और उसके लागत में कमी ला सकते हैं। तो ये इसके प्रमुख गुण हैं। वहीं इसमें कुछ दोष भी पाया जाता है। दोषों को अगर हम देखें तो पक्षपात और मिथ्या झुकाव की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता के स्वयं के अपने विचार रहते हैं, कुछ उसकी आदतें रहती, मनोवृत्ति या पूर्वाग्रह होता है, जिससे वो अगर उससे अगर वो ऊपर नहीं हुआ तो अपनी उन सब चीज़ों को अगर वो अनुसंधान में मिलाता है या अपने अध्ययन क्षेत्र में घटना स्थल पर उन चीज़ों को लेकर अगर वो अध्ययन करता है तो उससे पक्षपात और मिथ्या झुकाव की संभावना बढ़ जाती है। तो यह इसका एक प्रमुख दोष है। इसके अलावा वस्तुनिष्ठता की कमी, अगर अनुसंधानकर्ता वहाँ जाकर तटस्थ रहकर अगर अध्ययन नहीं करते हैं तो इससे वस्तुनिष्ठता में कमी आ जाती है। यह भी इस विधि का एक दोष है। इसके बाद ऐतिहासिक घटनाओं के लिए अनुपयुक्त है। जो घटनाएं पूर्व में घटित हो चुकी हैं उससे तो हम जानकारी प्राप्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम प्राथमिक स्रोतों का उपयोग करते हैं तो हम जीवित व्यक्तियों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं हम घटना स्थल पर जाकर। तो इसलिए ये जो घटनाएं पहले से हो चुकी हैं, घटित हो चुकी हैं, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उसका हम अध्ययन इसके माध्यम से नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इसकी एक और दोष को अगर हम देखें तो अधिक मानव शक्ति की आवश्यकता होती है। प्राथमिक जो स्रोत है वहाँ तक हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारा क्षेत्र जो फैला हुआ रहता है या कहीं जानकारी का जो क्षेत्र था वो काफ़ी दूर में रहता है, तो उस स्थिति में यह घटना जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है, बड़े स्तर पर होता है, तो हमें बहुत अधिक जो मानव शक्ति है उनको संपूर्ण जानकारी को कवर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। फिर तथ्यों की स्वाभाविकता नष्ट हो जाने का खतरा भी इस विधि का एक प्रमुख दोष है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता वहाँ पर स्वयं रहते हैं, जो घटना स्थल पर, तो वो सूचनादाताओं को किसी प्रकार की सहायता करते हैं या अनेक प्रकार की सलाह देते हैं। तो वो सलाह जो है अनुसंधानकर्ता के लिए उपयोगी है, परंतु उससे घटना की स्वाभाविकता नष्ट हो जाने की एक आशंका बनी रहती है। तो यह भी इस विधि का एक दोष है। जिस प्रकार प्राथमिक स्रोतों के गुण और दोष हमें यहाँ पर हमने अभी चर्चा की, इसके आगे हम द्वितीयक स्रोतों के विषय पर चर्चा करेंगे। अब हम तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों के बाद द्वितीयक स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो द्वितीयक स्रोत वो स्रोत होते हैं जिससे हम हमारे जो सेकेंडरी डेटा जो होता है उसको जिन सोर्स से हम प्राप्त करते हैं उसे ही हम द्वितीयक स्रोत कहते हैं। इसके विषय में मिसेस पीवी ने परिभाषा दिया था कि द्वितीयक स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनसे प्राप्त डेटा जो होते हैं वो किसी और अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा प्राप्त किए हुए होते हैं और उपयोग करने वाले या प्रसारण अधिकारी कोई अन्य अनुसंधानकर्ता होते हैं। तो इस तरीके से द्वितीयक जो स्रोत होते हैं हमारे अनुसंधान विषय के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमें द्वितीयक स्रोतों से कभी कभी ऐसी अनेक महत्वपूर्ण और गोपनीय सूचनाएं मिल जाती हैं जो कि हमें प्राथमिक स्रोतों से संभव नहीं हो पाता है। जब हम घटना स्थल पर जाते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं जितनी हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती है हम उसको तो ले आते हैं, परंतु उनसे संबंधित और भी जो इतिहास होता है या उसके संबंध में अन्य प्रमाणिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कुछ और जानकारी होती है वो हमें वहाँ पर प्राप्त नहीं होती। वो हमें पहले से प्रकाशित या किसी अन्य माध्यम से, किसी अन्य स्रोत से प्राप्त होता है, तो वो जो है द्वितीयक स्रोत होता है। तो इस तरीके से ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि हम कभी कभी अपने प्राथमिक स्रोतों से जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसको हम द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से उसको सत्यापन करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे अनुसंधान के दिशा निर्देश के लिए, उसको एक विशेष डायरेक्शन देने के लिए बहुत ही उपयोगी है द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोतों के अगर हम प्रकार को देखें तो इसको मुख्य रूप से दो प्रकार में विभाजित करते हैं। पहला है व्यक्तिगत प्रलेख और दूसरा है सार्वजनिक प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेख जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है, जिसके अंतर्गत हम पत्र, डायरी, जीवन इतिहास और संस्मरण को लेते हैं। अगर हम इनको विस्तार से देखें तो पत्र जो है हमारे द्वितीयक जानकारी प्राप्त करने के या सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि पत्र कोई व्यक्ति जो है अपने किसी परिचित, मित्र, सगे संबंधी को लिखते हैं जिसमें वो अपनी मनोभावनाओं, अपने विचारों को विस्तार से किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा करते हैं। तो इससे हमें कभी कभी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पत्रों के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। दूसरा, डायरी को हम देखें तो ये भी हमारे द्वितीयक जो तथ्य है उनको कलेक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई व्यक्तियों को डायरी में प्रतिदिन की जो होने वाले दिनचर्या है उसको लिखने का या घटनाओं को लिखने का या किसी
घटना को लिखने की आदत होती है, तो इन डायरियों से कभी कभी हमें बहुत ही गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाता है, जो हमारे अनुसंधान विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक सोर्स के रूप में हमारे लिए उपयोग में आता है। इसके बाद हम देखते हैं जीवन इतिहास। ये भी हमारे द्वितीयक जो जानकारी प्राप्त करने का, डेटा प्राप्त करने के एक प्रमुख सोर्स है, जिसके अंतर्गत हम किसी व्यक्ति के जीवन इतिहास को हम देखते हैं, जिसे हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक आत्मकथा के रूप में होता है और दूसरा उसके चरित्र चित्रण के रूप में होता है। आत्मकथा को व्यक्ति स्वयं लिखता है, चरित्र चित्रण किसी अन्य के द्वारा किया जाता है। तो इनके माध्यम से हम किसी व्यक्ति विशेष के किसी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। फिर है संस्मरण। बहुत सारे व्यक्ति जो है अपने यात्रा संस्मरण या अन्य किसी प्रकार के अपने जीवन के अनुभवों को संस्मरण के रूप में लिखते हैं, जिससे हमें बहुत सी जानकारी जो है व्यक्ति विशेष के बारे में प्राप्त हो जाता है। बहुत से महापुरुषों ने अपने संस्मरण लिखा है, जिसके माध्यम से हमें ऐतिहासिक घटनाओं का बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होता है। अगर वो हमारे अनुसंधान के विषय है तो हम इन संस्मरणों से या फिर हमारे और ये जो पत्र है, डायरी है, जीवन इतिहास, उनके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे द्वितीय डेटा कलेक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, जो जितने भी व्यक्तिगत प्रलेख हैं। इसके बाद हम सार्वजनिक प्रलेख को देखें तो सार्वजनिक प्रलेख को हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्रकाशित प्रलेख और दूसरा अप्रकाशित प्रलेख। प्रकाशित प्रलेख होकर हम देखें तो ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हम देखें तो शोध संस्थानों के प्रतिवेदन। बहुत सारे हमारे शोध संस्थान हैं जो समय समय पर अनेक प्रकार के विषयों पर शोध करते रहते हैं, और वो समय समय पर अपने विभाग से संबंधित या अपने शोध से संबंधित प्रतिवेदन को प्रकाशित करते हैं। तो उन प्रतिवेदनों से हम अपने अनुसंधान विषय से संबंधित जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह ये बहुत ही महत्वपूर्ण द्वितीयक स्रोत हैं सेकेंडरी डेटा के कलेक्शन के लिए। इसके बाद हम व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के कार्यों को भी अपने सेकेंडरी डेटा के सोर्स के रूप में उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि वो भी किसी विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बहुत से व्यावसायिक संस्थान जो हैं, जिनके अपने प्रकाशन होते हैं, वो अपने कार्यों को समय समय पर प्रकाशित करते रहते हैं, और उन प्रकाशनों के माध्यम से हमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशनों का भी उपयोग सेकेंडरी डेटा के रूप में कर सकते हैं, जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ आदि, WHO आदि बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो समय समय पर बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रकाशन करते हैं, और जिसको हम अनुसंधान के संदर्भ में उसको उपयोग में कर सकते हैं, ला सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पत्र पत्रिकाएं हैं। बहुत से पत्र पत्रिकाओं पर समय समय पर अनेक प्रकार के आर्टिकल्स छपते रहते हैं, जो कि अनेक अनुसंधान विषयों से संबंधित हो सकते हैं, और जो हमारे शोध में एक महत्वपूर्ण सेकेंडरी डेटा के रूप में उपयोग में आ सकते हैं। इसके बाद एक और है जो प्रकाशित प्रलेख है, उसमें समिति और आयोगों के प्रकाशन। बहुत सारी समितियां होती है, बहुत सारे आयोग होते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत में ही हम देखें तो योजना आयोग है, UGC है, NCERT है, ऐसे बहुत सारे आयोग हैं, समितियां हैं, जिनके अपने जो प्रकाशन होते हैं बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं। उनके माध्यम से हम अपने सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और अपने अनुसंधान को दिशा निर्देश दे सकते हैं। इसके बाद हम अप्रकाशित प्रलेख के प्रकारों को देखें तो इसके भी कई प्रकार होते हैं। अभिलेख है जो हमारे सेकेंडरी डेटा के लिए प्रमुख सोर्स का काम करता है। पांडुलिपियां हैं जो हमें विभिन्न समय कालों के अनेक प्रकार की जानकारी, अनेक प्रकार के विषयों से संबंधित जानकारी पांडुलिपियों से हमें प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखते हैं अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिवेदन। ये भी किसी कारणों से प्रकाशित नहीं हो पाते हैं, लेकिन इन्होंने किसी पर्टिकुलर विषय पर कुछ बहुत अधिक गहराई से कार्य किया है, उस विषय में बहुत विस्तृत उन्होंने जानकारी एकत्रित किया है, तो उसको हम सेकेंडरी डेटा के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और किसी संबंधित क्षेत्र विशेष में कोई लोकगीत, लोकगाथा, लोक संस्कृति या कोई शिलालेख अगर है तो उसको भी हम अपने अनुसंधान विषय से अगर संबंधित है तो उनको भी हम सेकेंडरी डेटा के सोर्स के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार हमें बहुत सारे जो हमारे द्वितीयक जो स्रोत हैं जानकारी प्राप्त करने के, द्वितीयक आंकड़े इकट्ठे करने के, तथ्य संकलन करने के लिए, वो हमें अपने आसपास दिखाई देते हैं। बस हमें अपने अनुसंधान की प्रकृति के अनुसार इनमें से किसी भी एक जो सोर्स है उसको चयन करके, उसका चुनाव करके उसको उपयोग में हम ला सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पूरा तथ्य संकलन की विधियों को देखा, तथ्य के संकलन के प्रकारों को देखा, उनके स्रोतों को देखा,
तो इस पूरे चर्चा से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं या यह कह सकते हैं कि हमें इससे यह मालूम होता है कि जो तथ्य संकलन है किसी भी अनुसंधान कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी चरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें कार्य करते समय अर्थात तथ्यों का संकलन करते समय किसी भी अनुसंधान कार्य के लिए बहुत ही सतर्क रहकर, बहुत ही सावधान रहकर अपने सारे स्रोतों का, अपने सारे जो तरीकों का चुनाव करना चाहिए, तभी हमारा अनुसंधान कार्य बहुत ही उत्तम कोटि का होगा या बहुत अच्छा हमारा अनुसंधान होगा और हमारा शोध कार्य जो है बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो सकता है। तो इन तथ्यों का या डेटा कलेक्शन का इस प्रकार के अनुसंधान में उपयोग होता है।